हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस बीसीएस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने इस बजट में दोस्तों 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि का नाम दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजट 2023-24 के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बजट की मुख्य बातों पर ध्यान डालते हैं। प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दुगनी होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई और पिछले 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। चलिए अब एक नजर बजट की रूपरेखा पर डालते हैं। इस साल का बजट का टोटल एस्टिमेट 45.03 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें कि स्कीम पे टोटल एक्सपेंडिचर 19.44 लाख करोड़ रुपए और ट्रांसफर, स्टेब्लिशमेंट और जितने भी अन्य व्यय हैं इस पे 25.59 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चलिए अब बजट अनुमान 2023-24 को एक एक करके बारी बारी से डिटेल में देखते हैं। बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए की है, और कुल एक्सपेंडिचर 45.03 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां यानी कि नेट मार्केट बोरोइंग्स 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और सकल बाजार उधारियां यानी कि ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चलिए अब बजट की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इनमें पहले समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा अंतिम छोड़ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रीचिंग द लास्ट मील, तीसरा प्राथमिकता बुनियादी ढांचा और निवेश यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा प्राथमिकता में निहित क्षमताओं का विस्तार अनलीशिंग द पोटेंशियल, पांचवा हरित विकास यानी कि ग्रीन ग्रोथ, छठा युवा शक्ति यानी कि यूथ पावर और सातवां वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट में शामिल हैं। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य इसमें शामिल है। और दोस्तों 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आदिवासी आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए व्यय 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गई है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। एमएसएमई, बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा और सिक्योर रखने में आसानी होगी। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी। गोबरधन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे और इसके लिए कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का मार्केटिंग कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कॉम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।
किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेस केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह 1 अप्रैल 2023 से कॉप्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होंगे और 2 लाख करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट संभव हो पाएगा। अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। लक्षित राजकोषीय घाटा यानी कि टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान है। कृषि वर्धक निधि के अंतर्गत युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए भी प्रावधान किया जाएगा। अब श्री अन्न के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मछली पालन योजना को 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना को एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। अब आईसीएमआर लैब के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 रुपए खर्चे जाएंगे। अब बंदरगाहों, कोयला, स्टील, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 रुपए करोड़ शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय यानी कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट स्थापित किया जाएगा। वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना भी की जाएगी। भद्र योजना के लिए केंद्रीय मदद के रूप में 5300 करोड़ रुपए की जाएगी और इसके तहत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में पहले चरण में 1 लाख पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ रुपए का है। शहरों को भविष्य के स्थायी शहरों में बदलने के लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन किया जाएगा। सेप्टिक टैंकों और नालों से सफाई का काम पूरी तरह से मशीन के द्वारा किया जाएगा। आई गॉट कर्मयोगी का शुभारंभ लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने
और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। कारोबारी सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया। मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। पैन का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसके तहत न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रामन और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट ऑन एमोलिडेशन ऑफ मदर अर्थ पीएम प्रणाम ये योजना है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगेबल इनकम्स यानी कि मिष्टी MISHTI की शुरुआत की जाएगी। अमृत धरोहर स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में यह स्कीम लागू किया जाएगा। एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत कौशल वर्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, MME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र और विस्तार प्रदान किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। चुनौती मोड में माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश की पहल की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना भी की जाएगी। GFIT IFSSC में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। डुअल रेगुलेशन से बचने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अंतर्गत IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी को शक्तियां प्रदान की जाएंगी। IFSCA SEG प्राधिकारियों, GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, RBI
सेबी और IRDAI से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की IT प्रणाली की स्थापना की जाएगी। विदेशी बैंकों के IFSC बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति दी जाएगी। व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए एग्जिम बैंकों की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाएगी। बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी व्युत्पन्न दस्तावेजों के वैध संविदाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाता के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्यों के निमित्त संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। राज्यों को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। चलिए अब इस बजट में टैक्स को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स दिया जाएगा। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अभी हमने देखा 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।